नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। महाराष्ट्र की सियासत ने सभी को हिलाकर रखा है। समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर कौन सी पार्टी किसके साथ गठबंधन करके किसको नीचा दिखाना चाह रही है, क्योंकि कभी महाविकास आघाड़ी सरकार देखने को मिलती है तो कभी शिंदे और बीजेपी की सरकार, और शिंदे ये दावा कर देते हैं कि असली शिवसेना हम है। लेकिन आज मुलाकात जो खबर सामने आई राज ठाकरे के साथ देवेंद्र फडणवीस की, वो सुनकर भी हर कोई दंग है और उसमें भी गठबंधन की बात निकलकर सामने आ रही है। और बीएमसी चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे गुट ने, जो कि अपने आप को शिवसेना ही दावा कर रहे हैं, उन्होंने भी कहा कि हम संभाजी ब्रिगेड के साथ यहां पर आगे चुनाव लड़ते नजर आएंगे और सिर्फ चुनावी के लिए यह गठबंधन किया गया है, उन तैयारियों को ध्यान में रखकर। अब ये बिल्कुल कह सकते हैं राजनीतिक समीकरण समझ से परे कि आखिर हो क्या रहा है और असल मायने में जीत किसकी। तो बीएमसी चुनाव में समझने की कोशिश करते हैं, क्या शिंदे और फडणवीस की जीत तय नजर आ रही है या उद्धव ठाकरे बाजी मारेंगे? क्या उद्धव ठाकरे राज ठाकरे से भी समर्थन मांगेंगे? क्योंकि जब ऐसे कुछ चुनावी समीकरण की बात आती है तो कुछ राष्ट्रीय स्तर की पार्टी की नहीं, बीएमसी चुनाव के लिए क्षेत्रीय पार्टियों की ओर रुख करना पड़ता है, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियां बहुत ज्यादा सक्रिय रहती हैं, जमीनी स्तर पर जनता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं। इसी वजह से बीएमसी चुनाव में कब क्या हो जाए कह पाना बहुत मुश्किल रहता है। तो यही वजह है कि बीएमसी चुनाव जो अक्टूबर के महीने में होना है, उससे पहले एक बड़ी हुंकार भरी है दशहरा रैली को लेकर। उद्धव ठाकरे ने साफ कहा कि दशहरा रैली तो हम ही करेंगे शिवाजी पार्क में। नोटिस मिले ना मिले, हमें बीएमसी की तरफ से कोई ऑर्डर मिले ना मिले, लेकिन हमारा दावा है कि रैली हम करेंगे, भाषण मेरा ही होगा। क्योंकि अभी तक का ये सिलसिला था कि जो कोई भी मुख्यमंत्री कह सकते बड़े पद पर था, शिवसेना के मुखिया पद पर, वो शिवाजी पार्क से दशहरा वाले दिन रैली बड़ा भाषण संबोधन करता नजर आया था। और वो एक चीज समझ लीजिए कि लाल किले से जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी देशवासियों को संबोधित करते हैं, कुछ वैसा ही शिव सैनिकों के लिए वो भाषण रहता है। और वही समीकरण वहां से साफ होते हैं और उसकी चर्चा पूरे साल भर होती है कि किस पर क्या क्या निशाना साधा जाएगा। ये कुछ जरूरी जानकारी हो गई। आज सुप्रीम कोर्ट में फैसला होना था, उस फैसले को लेकर यहाँ पर बहुत ज्यादा जानकारी तो सामने नहीं आई, लेकिन संविधान पीठ 5 जजों की इस पर कुछ बड़ी सर्वसम्मति से बैठकें कर रही हैं और फैसले ले रही हैं। अब देखना दिलचस्प यही है कि कैसे वो फैसले अचानक से क्या रुख बदलते हैं। क्या शिंदे सरकार गिराने के लिए होंगे या शिंदे को और बड़ी पहचान देने के लिए होंगे? क्योंकि एक राजनीतिक समीकरण जहां गठबंधनों को लेकर काफी कंफ्यूजन भरा है, तो जनता के लिए यह भी समझना बहुत मुश्किल है कि सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग के फैसले क्या हैं इस समय। सुप्रीम कोर्ट आखिर किन मामलों पर सुनवाई कर रही है? दरअसल आपको लेकर जाते हैं जून के महीने में ही, जिस दिन बगावत का पहला दिन था। बगावत हुई थी, आप सभी ने देखा था। अचानक से खबरें सामने आई। पहले एक नाथ शिंदे की खबरें थी, फिर उसके बाद कुछ और शिंदे के साथ वहां पर बागी विधायक जुड़ते नजर आए। 10 तक गिनती हुई, वो 14 तक गिनती हुई, फिर 16 तक गिनती हुई। जब तक 16 तक गिनती पहुंची थी और कुछ और विधायक पहुंच रहे थे शिंदे के साथ वहां पर होटल में, जिस होटल में ठहरे हुए थे, तब तक उद्धव ठाकरे ने बड़ा ऐलान भी कर दिया था। उन्होंने ये तक कह दिया था कि मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं, आप लोग वापस आ जाइए। और सीएम पद अगर एक नाथ शिंदे को देना है तो वो भी देने को तैयार हूं। महाविकास आघाड़ी सरकार भी उसके लिए तैयार हो गई थी, लेकिन अजित पवार से पूछा गया था कि नहीं, ये कह पाना बहुत मुश्किल है। इस पर शिंदे ने भी निशाना साधा था। तो वहां से उद्धव ठाकरे ने वापस बुलाने के लिए सबके सामने बड़ी राय रखी कि आपको मुख्यमंत्री पद दिया जाता है, लेकिन आप वापस तो आइए, चर्चा तो करिए। और इसी को लेकर सरकारी बैठकें भी रखी गई थी। उन सरकारी बैठकों में 16 विधायक नहीं पहुंचे थे। इसी वजह से कोर्ट में यह याचिका दर्ज करा दी गई थी कि इन 16 विधायकों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं सरकारी आदेशों का अपमान किया, इनको अयोग्य ठहराना चाहिए। उस समय ये खबरें चल रही थी। फिर उसके बाद 16 के बाद जब ये गिनती 32 और 39 तक पहुंची, 40 तक पहुंच गई, फिर उसके बाद एक विधायक वापस आया। उसने भी अपना दर्द बयां किया था कि उसको पता नहीं था कि उद्धव ठाकरे के खिलाफ जा रहे हैं और वे बगावत कर रहे हैं। उनको लगा कि कुछ बड़ी चर्चा होनी है, लेकिन जब हकीकत सामने आई तो तस्वीर साफ खुलती नजर आई। फिर इसके बाद यहाँ पर तमाम जानकारियां इन सब में जुड़ती गई और एक के बाद एक यहाँ पर कई सारी कह सकते हैं बातें बनती गई। तो ये बात साफ हो गई कि किस वजह से सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है उन विधायकों की विधायिका को लेकर, कि वो 16 विधायक योग्य हैं अयोग्य हैं, ये सरकार योग्य है कि नहीं, बीजेपी शिंदे की जो सरकार बनी है। क्योंकि एक नाथ शिंदे के पास चुनाव चिन्ह नहीं है, एक नाथ शिंदे के पास अपनी पार्टी का कोई कह सकते हैं चेहरा नहीं, बड़े चुनाव चिन्ह के तौर पर झंडा नहीं, खुद के पार्टी का नाम नहीं है, और शिवसेना पर दावा कर रहे हैं। शिवसेना पर दावा अभी किया है, चुनाव आयोग ने उस पर कोई फैसला नहीं सुनाया है। तो ये सरकार चल रही है, तो आखिर किन कारणों की वजह से? क्या सिर्फ गुट और किसी पार्टी का गठबंधन भी माना जाएगा अब से, या शिंदे गुट को किसी पार्टी में विलय होकर फिर गठबंधन करना पड़ेगा, या सभी जितने भी विधायक हैं उनको भाजपा में शामिल होना पड़ेगा?
ये सोचने वाली बात थी। तो ये राजनीतिक समीकरण आपके लिए बता दिए गए, जरूरी थे। लेकिन अब बात करें गठबंधन की तस्वीर को लेकर, तो जो फडणवीस की सरकार बनी शिंदे के द्वारा, वो समर्थन की सरकार है, गठबंधन की सरकार नहीं कहेंगे उसे। गठबंधन पार्टी और पार्टियों के बीच होता है। तो अभी शिवसेना का दावा अभी किया ही गया है, असली शिव सैनिक दोनों ही कह रहे हैं एक दूसरे को, उद्धव ठाकरे और यहाँ पर एकनाथ शिंदे। लेकिन अभी तक चुनाव आयोग ने उस पर कोई बात नहीं साफ करी है। इसी वजह से ये समर्थन की सरकार है। शिंदे गुट इस समय बीजेपी को समर्थन करके सरकार चलाया, लेकिन शिंदे को ही सरकार में ला दिया और उनको ही मुख्यमंत्री बना दिया था। ये बातें साफ हो गई। फिर इसके बाद यहाँ पर तमाम बातें रखी गई कि किस तरीके से गठबंधन की सरकार हुई। और वहीं दूसरी तरफ आज राज ठाकरे से जो मुलाकात करी, बीएमसी चुनाव से पहले एक हो सकता है कि जो शिवसेना का एक अभी तक परचम लहरा रहा है दशकों से बीएमसी चुनावों में, उसको खत्म करने के लिए, उसको मिटाने के लिए पूरी तरीके से कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस चाहते हैं कि राज ठाकरे भी उनके समर्थन में आ जाए। जब कैबिनेट विस्तार हो रहा था तो उन्होंने कैबिनेट विस्तार के समय भी अमित ठाकरे को कुछ बड़े पद देने की बात रखी थी देवेंद्र फडणवीस ने, ऐसी भी खबरें सामने आई थी। लेकिन वो खबरों को तब नकार दिया गया था, राज ठाकरे ने इनकार कर दिया था। लेकिन राज ठाकरे ने ये एक कह सकते हैं द्वार खोल रखे अपनी पार्टी के कि शिंदे गुट कभी भी यहाँ पर आ सकता है हमारी पार्टी में विलय करने के लिए, लेकिन पहले चर्चा करनी होगी, कुछ शर्तों पर मंजूरी लेनी होगी। इसी वजह से वो चीज काफी अहम थी। अब संभाजी ब्रिगेड के साथ जो उद्धव ठाकरे ने गठबंधन किया है, वो इस वजह से किया है ताकि बीएमसी चुनाव में क्षेत्रीय दलों के समर्थन से रैलियां भी सही तरीके से होती रहे और गठबंधन में वो बीएमसी चुनाव में जीत होती रहे। विधानसभा चुनावों के लिए और तमाम चुनावों के लिए महाविकास अघाड़ी सरकार तो है ही, तो क्षेत्रीय स्तर पर अपने आप को मजबूती देने के लिए उद्धव ठाकरे ने यहाँ पर गठबंधन किया संभाजी ब्रिगेड के साथ। और राज ठाकरे कहीं ना कहीं चाहते हैं अकेले दम पर चुनाव लड़ना, क्योंकि उनकी एक अलग पहचान है, उनका एक अलग आत्मसम्मान है। चाहते तो जब उन्होंने शिवसेना छोड़ी थी तो वो जा सकते थे बीजेपी के पास या किसी और पार्टी के पास, लेकिन उन्होंने खुद की पार्टी मन से प्रमुख बनाई और उसका कद दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बेटा अमित ठाकरे भी उसमें मुख्य भूमिका अदा कर रहा है। तो ये सारा राजनीतिक गठबंधन तस्वीर साफ कर दिया। महाविकास अघाड़ी सरकार अभी भी सरकार तो नहीं है, लेकिन हाँ अभी भी ये गठबंधन मौजूद है एमवीए का, जिसमें एनसीपी, कांग्रेस और उद्धव गुट यानी शिवसेना जो अपने आप को बताते हैं, वो सब यहाँ पर तीनों मौजूद है। एक तरफ ये तीन बनना चाहते हैं राज ठाकरे, शिंदे और देवेंद्र फडणवीस। तो सामने अगर बात करें कांग्रेस, शरद पवार की पार्टी एनसीपी और उद्धव ठाकरे का गुट शिवसेना मौजूद है। तो तीन तीन की यहाँ पर लड़ाई अलग ही देखने को मिलेगी, अपने आप में बहुत दिलचस्प रहेगी। तो ये राजनीतिक समीकरण उम्मीद करते हैं आपको जानकारी के तौर पर बहुत सही लगे होंगे, क्योंकि बहुत सारी सियासी उठापटक थी। इन सब के बीच ये जानना बहुत दिलचस्प था कि कैसे इन राजनीतिक समीकरण को बदला जा रहा है, कैसे इन सब पर फैसले किए जा रहे हैं। लेकिन ये जानने के बाद अब तस्वीर आप समझ चुके हैं। हम आपसे एक सीधा सवाल करना चाहते हैं कि इस समय बीजेपी और शिंदे की जो सरकार चल रही है, क्या उसमें राज ठाकरे को विलय कर लेना चाहिए? क्या राज ठाकरे को उनके साथ आना चाहिए, या राज ठाकरे को अकेले ही अलग राह पर चलना चाहिए, या फिर उद्धव ठाकरे को यहाँ पर बीजेपी के समर्थन में आ जाना चाहिए? अपनी राय खुलकर रखिएगा, क्योंकि उद्धव ने अभी तक शरद का साथ छोड़ा नहीं है, लेकिन शरद और उद्धव अब बहुत कम एक दूसरे के साथ किसी बड़े मंच पर नजर आते हैं। लेकिन अपनी राय बिल्कुल रखिएगा कि आप किसको देखना चाहते हैं महाराष्ट्र में सरकार के तौर पर। बने रहे चैनल के साथ ऐसी और बड़ी खबरों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।